ये धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने रास्ते खुद ही बदल सको तो चलो। जी हाँ, जिंदगी जीने का नाम है। सपने बुनने का हक सभी को है और उसे पूरे करने का भी, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किलों में अपने लिए राहें तैयार करनी होती हैं और जो लोग मुश्किलों से लड़कर अपने लिए और दूसरों के लिए नई राहें हमवार करते हैं, वही हमारे प्रेरणा के स्रोत कहलाते हैं, हमारे नायक, हमारे हीरोज़ कहलाते हैं। और ऐसे तमाम नायकों की, तमाम हीरोज़ की कहानियों को देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि गणित के सवाल, गणित की थ्योरीज जल्दी से सबको समझ में नहीं आती हैं और ऐसे में कई बार बच्चों को ट्यूशन्स देना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा फीस भी जमा करनी पड़ती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि कोई रचनात्मक पहल के ज़रिए खेल खेल में बच्चों को गणित सिखा दिया जाए तो कैसा हो। आप सोच रहे होंगे भला ऐसे कैसे संभव है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक मैथ पार्क में, जहां पर बच्चों को ऐसे ही रचनात्मक तरीके से खेल खेल में गणित की थ्योरीज समझाई जा रही हैं। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। उसके बाद खेल खेल में गणित के सवाल हल करते ये बच्चे। ये बानगी है हिसार के सिरसा जिले के गांव डिंग के एक सरकारी स्कूल की। आज ये स्कूल पढ़ाई करने के साथ साथ नए नए तौर तरीकों में निजी स्कूलों को पछाड़ रहा है। यहाँ पर कठिन विषय माने जाने वाले गणित विषय से बच्चे अब दूर नहीं भागते, बल्कि गणित के सवालों का फट से जवाब दे देते हैं। ये सब हुआ है स्कूल में बनाए गए आर्यभट्ट गणित पार्क की वजह से। इस पार्क में स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले मैथ के सभी प्रैक्टिकल बनाए गए हैं, जिसकी सहायता से बच्चे खेल खेल में मैथ की थ्योरी को आसानी से हल कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस स्कूल में बने पार्क सहित अन्य हाईटेक सुविधाओं के लिए कोई सरकारी सहायता नहीं ली गई है, बल्कि इस कार्य में गांव की ही विमल सरोज चैरिटेबल सोसाइटी ने पूरा आर्थिक सहयोग दिया है। इस पार्क को बनाने में स्कूल टीचर्स का सहयोग भी सराहनीय है। गणित पार्क को लेकर बच्चे भी काफी उत्साहित हैं और गणित जैसे कठिन विषय की पढ़ाई आसानी से कर पाने में खुशी जाहिर कर रहे हैं। पार्क बनने से मुश्किल फॉर्मूले भी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ रहे हैं। ये छात्र बताते हैं कि पार्क में जमा, घटा, भाग, अष्टभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और पंचभुज, वर्ग आयात, वृत्त, धन सहित अन्य सिद्धांत और पाई के मॉडल तक शामिल हैं। इससे बच्चे बड़ी आसानी से गणित की थ्योरी को समझ पा रहे हैं। ये पार्क बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस तरह के यदि स्कूलों में पार्क बन जाए, यदि मैं कहूँ कि पार्क भी नहीं बन पाए, तो स्कूलों में मैथ लैब का होना आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि मैथ को हम सिर्फ फॉर्मूले रटाकर क्वेश्चन करवाकर समझाते थे। उनमें क्या है कि बच्चों का ना तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है और ना ही बच्चे सीखना चाहते हैं। इस टाइप के मैथ पार्क या मैथ लैब की एक्टिविटी से बच्चे बहुत अच्छा सीख पाते हैं, उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है और उन्हें लंबे समय तक चीज़ें याद रहती है। जो नई शिक्षा पॉलिसी के तहत निपुण हरियाणा बनाने में जो प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास है हमारा आजकल, तो हमें प्रैक्टिकल रूप में देखने के लिए मैथ के अंदर बहुत काफ़ी हमने सीखा है। मेरे पास 5th क्लास है तो मैं मेरी क्लास को यहाँ ले आया हूँ। यहाँ पे जो त्रिभुज एंगल्स के बारे में, जो आकृति और कोण है, जो चैप्टर, उसको बड़ा अच्छी तरह से समझाया, तो उनके समझ में अच्छा आया। स्कूल में कंप्यूटर लैब और आजकल नई शिक्षा के तहत प्रैक्टिकल बनाने के लिए इस पार्क का निर्माण किया गया है। 5वीं कक्षा तक के छात्रों को इस पार्क में लाकर उन्हें मैथ की थ्योरी के बारे में बताया जाता है, जिससे बच्चे काफी खुश हैं। मेरा मानना है कि अगर साइंस लैब या मैथ लैब इस पार्क के रूप में हमारे जब डेवलप हो जाएंगे तो बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। हमारा पहले भी एक स्कूल है डबोवाड़ी के अंदर, बॉयज स्कूल है, उसके अंदर भी कुछ मैथ की लैब इस तरह पार्क का निर्माण है। वहाँ पर भी बच्चे बड़ी उत्सुकता से सीखते हैं और हम कोशिश करेंगे
कि नियर बाई या ब्लॉक के या सरसा के जो भी एडजॉइनिंग स्कूल है वहाँ उनको विजिट करवाएं, ताकि बच्चों को उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहे। और कोशिश करेंगे हम सरकार से कि हर ब्लॉक के अंदर 2 या 3 स्कूल इस प्रकार से हो जहाँ पर मैथ या साइंस पार्क का निर्माण किया जा सके। डिंग मंडी के सरकारी स्कूल में एक प्राइवेट संस्था के आर्थिक सहयोग से तैयार ये मैथ पार्क एक अच्छी पहल है। इसी तर्ज पर अब साइंस पार्क के लिए भी विचार किया जा रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हिसार से गुलाब सिंह सिहाग की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना ये मैथ पार्क एक रचनात्मक और अनूठी पहल, जहां बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम खेती बाड़ी की। आज से लगभग 55 साल पहले एक फिल्म आई थी उपकार, जिसके बोल थे मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, और ये गीत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इस गीत के बोल राजस्थान के भरतपुर में साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर बयाना क्षेत्र के एक इंजीनियरिंग के छात्र ने अपने खेत में मोतियों की खेती कर डाली है। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। भरतपुर जिले के बयाना के रहने वाले छात्र गौरव पचौरी ने अपने खेत में मोतियों की पैदावार कर इतिहास रच दिया। छात्र गौरव पचौरी ने YouTube की मदद से अपने खेत में मोतियों की फसल उगाई है और क्षेत्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वो अब अपने खेतों में गेहूं, चना व सरसों आदि की फसलों के साथ पानी का तालाब बनाकर उसमें मोतियों की पैदावार भी कर रहे हैं। इसके लिए दिन में एक बार पानी का pH और अमोनिया लेवल देखना होता है और हफ्ते में एक बार सीप चेक करने होते हैं। इसमें पानी का pH स्तर 7 से 8 के बीच रखना होता है। जल स्तर, सीप का स्वास्थ्य, शैवाल की उपस्थिति आदि सुनिश्चित करनी पड़ती है। एक बार मोती तैयार हो जाने के बाद इसे प्रयोगशाला भेजना होता है और गुणवत्ता के आधार पर एक मोती की कीमत 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक मिलती है। मैंने अपने गांव में अपना एक नया कल्चर स्टार्ट किया है, जिसको मोती पालन कहते हैं। और ये कल्चर स्टार्टिंग में तो मेरे लिए भी बहुत कुछ नया था, लेकिन बाद में मैंने YouTube से सर्च करके इसकी जानकारी लेके इसको सीखा कि इसको किस तरह किया जाता है। फिर आगे जाके मैंने इसके जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि सीपा इसका जो सेंट्रल जो सीपा इसकी जो ट्रेनिंग की जाती है वो अपने भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में की जाती है। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने अपना सेटअप वगैरह रेडी किया। और ये कल्चर अभी तो बिल्कुल नया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी एक अच्छा आय का स्रोत के रूप में देखा जाएगा। अगर आपके पास भी थोड़ी बहुत जगह है और आप दिन के 1 घंटे निवेश करने को तैयार हैं, तो मोतियों की खेती यानी पर्ल फार्मिंग मुनाफे का एक अच्छा साधन बन सकती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के भरतपुर से कपिल चीमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये मोती की खेती जो है वो बहुत फायदे का सौदा भी साबित होती है और किसान इससे बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफ़र जारी रहेगा। लेकर आएंगे कुछ और अच्छी खबरें। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि अगर आपने अपने मन में कुछ करने का ठान लिया है तो फिर शारीरिक दिक्कत भी आड़े नहीं आती। और कुछ ऐसे ही हैं डॉक्टर अरविंदर सिंह, जो कि लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत और मिसाल बनकर उभरे हैं। जी हाँ, 80% तक दिव्यांग है वो, और लेह लद्दाख के पास खरदुंगला पास तक उन्होंने क्वाड बाइक पर ट्रैवल करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
दुर्गम रास्तों पर फर्राटे से क्वाड बाइक चलाते उदयपुर के इस शख्स ने बता दिया है कि जीत हिम्मत और हौसले की होती है। कड़ाके की ठंड के बीच लेह लद्दाख के खतरनाक खारदुंगला दर्रा को क्वाड बाइक पर पार करने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह थोड़े नहीं बल्कि 80% दिव्यांग हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले इस खारदुंगला दर्रे को पार करने की जब उदयपुर के डॉक्टर अरविंदर सिंह ने ठानी तो एक बार भी अपने शारीरिक हालात के बारे में नहीं सोचा, बल्कि दृढ़ प्रतिज्ञा कर निकल पड़े अपने मिशन पर और अपनी हिम्मत और जुनून के बल पर परचम लहराते हुए दर्रा को फतेह कर लिया। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चलाते हैं तो एक उस हाइट से डर लगता है, क्योंकि साइड में रेलिंग भी नहीं है और सड़क भी ऐसी है कि एक दो गाड़ी से ज़्यादा निकल नहीं सकती और ब्लाइंड टर्न्स हैं, तो वो देख के ज़रूर लगता है कि कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन फिर बिल्कुल फोकस किया, वहाँ पे एक वाइट लाइन रहती है सड़क के साइड में, तो बिल्कुल उस पर फोकस करते हुए चलाया कि इस वाइट लाइन के हम इधर ही रहेंगे और गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रखी। खारदुंगला काफी खतरनाक ट्रैक है। यहाँ एक तरफ पहाड़ी तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। यही नहीं, हिमालय में बारिश की वजह से भी काफी परेशानियां आईं। लैंडस्लाइडिंग के बीच क्वाड बाइक बेहद ध्यान से चलाना पड़ा। वहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण ये ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं चक्कर आने की वजह से बैलेंस ना बिगड़ जाए। फिर भी लेह से खारदुंगला का ये 42 किलोमीटर का ट्रैक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ऐसा साहसी और चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाले पहले और एकमात्र शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। ये मिशन इतना सक्सेसफुल रहा कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था उसी समय हमारे पास में कॉल आया और हम लद्दाख के राज्यपाल के पास महामहिम डॉक्टर BD मिश्रा जी ने हमको वहाँ पर बुलाया और सम्मानित किया और ऑफिशियल ट्वीट भी किया। ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर अरविंद ने विश्व स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। उन्होंने पिछले साल एकेडमिक एक्सीलेंस का अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उन्हें 123 डिग्रियां, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हासिल करने का गौरव प्राप्त है। इसके अलावा भारत के सबसे प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में से एक IIM में उन्होंने टॉप किया है। वो पैरा वर्ग में पिस्टल शूटिंग में राज्य का स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जज्बे और हौसले से सब कुछ संभव है। और चलिए अब हम बात करते हैं बनारस की काष्ठ कला की। कहते हैं कि बनारस की काष्ठ कला कोई आधुनिक या फिर 200-400 साल पुरानी काष्ठ कला नहीं है, बल्कि ये तो हजारों सालों से चली आ रही है और यहाँ की काष्ठ कला दुनिया भर में फेमस है। जी हाँ, बनारस की काष्ठ कला में पहले सिंदूरदान बनाए जाते थे, बच्चों के खिलौने बनाए जाते थे, लेकिन आज अनेक प्रकार के सामान बन रहे हैं जिनकी विदेशों तक मांग है। और तो और आज हम आपको कुछ ऐसे कलाकारों से मिलवाएंगे जिन्होंने काष्ठ कला को नए आयाम तक पहुंचाया है और वो नए भारत की नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। कलाकार की अपनी अलग ही दुनिया होती है और कल्पना की इस छोटी सी दुनिया में होते हैं ना जाने कितने सपने। अपनी सोच और कल्पना को कला के जरिए अभिव्यक्त करता है कलाकार। और कुछ इसी तरह वाराणसी में काष्ठ कलाकार अपनी कला के जरिए नए भारत की नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह लकड़ी का नया संसद भवन जिसे यहाँ के खिलौना कारीगरों ने तैयार किया है। अभी तो हमने जो है संसद भवन का जो अभी नया निर्माण हुआ है उसी को हमने पेंट किया है, उसका अभी पॉलिश किया है, उसको मैंने फिनिशिंग हम लोगों ने किया है। वाराणसी के खोजवा इलाके के कश्मीरगंज को लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ के अधिकतर घरों में लकड़ी के परंपरागत खिलौने बनाने का काम होता है। लकड़ी के काम से जुड़े ये युवा अब नई नई चीजों का समावेश अपनी कला में कर रहे हैं। अब तक इनके द्वारा बनाए गए 15 मॉडलों को खरीदा भी जा चुका है। ये प्रेरणा जी नरेंद्र मोदी जी का है, जो हमारे PM हैं। उन्होंने नया संसद भवन का उद्घाटन किया, जो कि उससे हमें ये ऑर्डर मिला कि आपको मोमेंटो के रूप में संसद भवन बनाने हैं, जो कि 15
15 पीस का ऑर्डर मिला था, जो कि 48 घंटे में हमने और मेरे पिताजी श्री रामेश्वर सिंह और मार्गदर्शन से डॉक्टर रजनीकांत जी का उसमें हुआ कि हम लोग ने उसको तैयार करके उसको 15 पीस पूरे 26 बाई 16 इंच में बना के भेजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन कारीगरों ने काष्ठकला से बने राम मंदिर, बुलडोजर, विश्वनाथ मंदिर के मॉडल भी तैयार किए हैं, जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए वाराणसी से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हम हर दिन अपने घर में कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट तैयार करते हैं और उसे फेंक देते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि इसका निस्तारण आखिर कैसे होगा। आप देखिए, घर में दूध उबालते हैं तो उसका प्लास्टिक पैकेट होता है, वो बहुत बड़ा ख़तरा होता है पर्यावरण के लिए। साथ ही साथ ब्रेड आती है, तमाम सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी चीज़ में कोई डोरी बंधी होती है वो भी प्लास्टिक की होती है, और वो सब कचरा प्लास्टिक वेस्ट तैयार होता है। आपको केरल के अडूर की लीलामा मैथ्यू से मिलवाएंगे, जिन्होंने इसका एक खूबसूरत तरीका खोजा है, और वो इस कचरे से बेहद खूबसूरत उत्पाद तैयार कर रही हैं और लोगों को मुफ्त में बांट भी रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिलिए अडूर के वेल्ला कुलंगरा की रहने वाली लीलामा मैथ्यू से, जो 70 साल की हैं। उनका शौक है कचरे को उपयोगी चीजों में बदलना। इसे देखिए, ये चीजों को बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले धागों से बना है। खुल जाने पर लोग इसे बाहर फेंक देते हैं, लेकिन थोड़े समय और मेहनत से मैंने इसकी एक टोकरी बना ली है। बिस्तर की चादरें, फर्श की चटाई और कला की अन्य चीजें जो यहाँ हम देख रहे हैं, वो बेकार प्लास्टिक से बनी हुई हैं। ये सब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो कचरे से बने सामान हैं। जब भी हरित कर्म सेना प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने के लिए मेरे घर आते हैं, तो मैं उन्हें कुछ नहीं देती। मैं कहीं भी जो भी प्लास्टिक कचरा देखती हूँ, उसे उठा लेती हूँ। लीलामा बेकार प्लास्टिक कवर और टैबलेट स्ट्रिप्स उठाती हैं और अपने घर में फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को खूबसूरत बनाती हैं। इससे स्वच्छता भी सुनिश्चित होती है। देखो, ये एक अखबार से बना है। इसे कई टुकड़ों में काटा गया और शिल्प से जोड़ने पर यह एक बेड़ा बन गया। मेरे पोते पोतियां इसके साथ खेल सकते हैं। दूध के पैकेट हर घर में मौजूद मुख्य प्लास्टिक कचरा है, लेकिन ये गृहिणी मिल्क पाउच को हैंड बैग, फ्रूट बैग, बड़े बैग और ऐसी ही खूबसूरत चीजों में आसानी से बदल देती हैं। एक दिन मैंने मिल्क पाउच से एक चटाई बनाई। फिर मैंने मनी पर्स बनाने का सोचा, जो सफल भी रहा। फिर मैंने एक बैग और चप्पल भी बनाया। ये देखिए, ये अलमारी 4500 मिल्क पाउच से बनी हुई है। उन्होंने इसका फ्रेम धातु से बनाया है और कचरे से बना है कुशन, हस्तशिल्प वस्तुएं। और लास्ट सपर की तस्वीर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी कुछ कचरे से ही बना हुआ है। उनकी गतिविधियाँ केवल उनका शौक नहीं है, बल्कि ये हमें एक संदेश भी देती हैं, और वो संदेश है स्वच्छता का। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए केरल से अजय जॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
कूड़ा कचरा प्रबंधन आज सभी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये और भी परेशानी का सबब है, क्योंकि कचरे के निस्तारण का कोई उचित प्रबंध नहीं होता और कूड़ा कचरा नालियों में जाता है और ब्लॉकेज होती है, जो कि पर्यावरण के लिए खतरा होता है। ऐसे में मनाली से लगती 6 पंचायतों ने एक गैर सरकारी संगठन हीलिंग हिमालय के सहयोग से इस समस्या से मुक्ति पा ली है। कैसे, आइए देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी के साथ लगती 6 पंचायतों प्रीडी, जगतसुख, गोजरा, नग्गर और हरिपुर पंचायतों में अब कूड़ा कचरा प्रबंधन कोई समस्या नहीं रह गई है। ये प्रयास है एक गैर सरकारी संस्था हीलिंग हिमालय का। संस्था के लोग स्वेच्छा से मोहल्ला मोहल्ले जाते हैं और घर घर से गाड़ियों के माध्यम से कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई, वॉलंटियर बेस बहुत कम था, लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वॉलंटियर्स हो, चाहे लोकल कम्युनिटी हो, बहुत ज़्यादा किसी का सपोर्ट नहीं था। 2 साल लगे हमें अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने में। 2 साल के बाद जब हमारे पास काफ़ी अच्छे वॉलंटियर्स हो गए, उसके बाद हमें इशू आया कि कलेक्टेड वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है। 70% में सेग्रीगेट करने के बाद हम उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसाइकलर्स को भेजते हैं। सबसे बड़ा जो अमाउंट है जो वेस्ट में, ड्राई वेस्ट में, वो ग्लास बॉटल्स हैं, उसके बाद पेट बॉटल्स हैं और उसके बाद MLP है। तो ये सब चीज़ों के रिसाइकलिंग के सेटअप्स हैं, बट यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इन द लॉन्ग रन हमारी कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिसाइकलिंग यूनिट हो और वहीं पे जहाँ पे जितना कचरा हम कलेक्ट करते हैं उसको रिसाइकिल किया जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही और उसको रीयूज किया जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। हीलिंग हिमालय के इन प्रयासों से ग्रामीण भी खुश हैं। उनका कहना है कि जब से संस्था ने ये पहल शुरू की है तब से गांव साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। कचरे को साफ करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन सांगवान और उनकी टीम ये काम बखूबी कर रही है। इसमें हमारा प्रीणी पंचायत से लेके पूरा लेफ्ट बैंक में नीचे नगर तक जितनी पंचायतें जिन्होंने हमारे साथ MOU किया है, तो उनका हम वेस्ट पिकअप करते हैं। प्लस किसी ने सेपरेटली अगर किया है तो उनके होटल से भी हम वेस्ट पिकअप करते हैं। बट द ओनली कंडीशन इज आपको सेग्रीगेटेड वेस्ट देना पड़ेगा। अगर सेग्रीगेट नहीं करेंगे हम वेस्ट नहीं लेंगे। अब तक हिमालयन की तलहटी से लगभग 8 लाख किलोग्राम गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को साफ किया जा चुका है। मिशन अभी जारी है जब तक तस्वीर पूरी न बदल जाए। बहुत सुविधा हुई है, क्योंकि यहाँ पंचायत की तरफ से था ही नहीं कुछ, है ना जी। तो चारों तरफ कूड़ा पड़ा होता था, कहीं फेंक नहीं सकते थे, जला नहीं सकते थे। तो अब इनके आने से ये बहुत सुविधा मिल गई है। यहाँ शुरू में थोड़ी दिक्कत आती थी कि हम बिना सेग्रीगेशन देते थे, फिर उन्होंने हमारी क्लासेस लगाई कि भाई इनको ऐसे आप सेग्रीगेट करो, तो उसका काफ़ी फायदा हुआ है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मनाली से मोहन बोगटापा की रिपोर्ट। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है, बस ज़रूरत है उसे एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वादे के साथ। अभी लेते हैं आपसे विदा। कुछ और अच्छी कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।